पिछले टर्म में अभी तक हम लोगों ने वैदेशिक आक्रमण की चर्चा किया था। अब वैदेशिक आक्रमण के पश्चात आज हम लोग मौर्यकाल और मौर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए मौर्यकाल, तो मौर्यकाल का भारत में सर्वाधिक महत्व इस बात को है कि मौर्यों ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की जो स्थापना किया, जो काफ़ी समय तक स्थायित्व में रहा। और इन्होंने उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी पश्चिमी भारत के भी अनेक हिस्सों को मिला के एक बड़े साम्राज्य की स्थापना किया। अगर साम्राज्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अशोक के साम्राज्य में केवल असम को छोड़कर लगभग भारत की सभी टेरिटरी उसमें विद्यमान थी। इसका मतलब हुआ कि असम के बाद एक बड़े अखिल भारतीय जो स्वरूप है राज्य का, वह उनकी स्थापना का श्रेय मौर्यों को दिया जाता है। अशोक का साम्राज्य इस मामले में भी बड़ा माना जा सकता है कि इसका साक्ष्य मिलता है स्वयं अशोक के 14वें शिलालेख में। अशोक स्वयं कहता है कि मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा है और मैं इसे पूरी तरह देख नहीं सका। इससे भी पता चलता है कि मौर्यों का साम्राज्य बहुत बड़ा था। मौर्यों का साम्राज्य पूरे भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य है। तो पूरे भारतीय इतिहास में मौर्यों का साम्राज्य सबसे बड़ा है। और सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य आपका मोहम्मद तुगलक का है, ठीक है। और मुगल काल में यही औरंगजेब का। तो मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का है। अशोक का साम्राज्य या मौर्यकालीन साम्राज्य, ठीक है, उत्तर मुगलों में जाके साम्राज्य धीरे धीरे एकदम क्षीण होता चला गया। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर शासक नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाद में इनका साम्राज्य बहुत कम हो गया। और इसीलिए जैसे आप एक तुगलक काल में टर्म था कि शासक का साम्राज्य दिल्ली से लेकर पालम तक है ना, वैसे ही उत्तरवर्ती मुगलों में इनकी स्थिति कमजोर होती लगातार चली गई थी। तो कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था। अगर माना जा सकता है तो कह सकते हैं कि जो मोहम्मद शाह रंगीला थे तब तक इनका साम्राज्य काफ़ी था। उसके बाद धीरे धीरे ये समाज इनका क्षीण होता गया, उसके क्षेत्र कम होते गए। तो ये हुआ। तो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य अशोक का माना जाता है या मौर्य साम्राज्य का। अब दूसरा महत्वपूर्ण देखते हैं। मौर्यों के राजत्व सिद्धांत की सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि जहाँ गुप्त काल में गुप्तों ने जब राज्य की अवधारणा स्थापित किया, राजा राज्य आदि के संबंधों की व्याख्या किया, जिसे कहते हैं थियरी ऑफ किंगशिप। तो गुप्तों की थियरी ऑफ किंगशिप में जो उनका राजत्व का सिद्धांत था वह दैवीकरण पर आधारित था, जहाँ पे राजाओं का दैवीकरण किया गया, राजाओं को डिवाइन ओरिजिन का दिखाया गया, राज्य को या राजा को देवताओं द्वारा प्रदत्त माना गया। लेकिन इसके विपरीत मौर्यों का जो थियरी ऑफ किंगशिप है, मौर्यों का जो राजत्व सिद्धांत है, वह दैवीकरण विश्वास नहीं करता, यह मानकीकरण विश्वास करता है। यह राजा को भी एक आम मानव जैसा मानता है। उसमें बस वह मानता है कि वह विशिष्ट है, ठीक है, वह विशिष्ट है, सर्वोच्च है। इसलिए एक प्रकार से वो उसको मानव में सुपर मानव जैसा मानता है, एक अतिमानवीय स्वरूप का मानता है, जिसे एंथ्रोमॉर्फिक फीचर्स हम कह सकते हैं। दूसरी बात, आगे चलिए, दूसरी बात कि इनकी अन्य महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ये मानते हैं कि शासक जो है वह निरंकुश तो होना चाहिए। शासक में इन्होंने सर्वोच्चता देखी, संप्रभुता देखी। शासक में ही इन्होंने पूरे पावर का सेंट्रलाइजेशन देखा, सब कुछ देखा। लेकिन साथ ही साथ कहा कि शासक सब कुछ है, शासक के ऊपर कोई अंकुश नहीं, इसलिए शासक निरंकुश है। लेकिन फिर कहते हैं लेकिन शासक से अपेक्षा किया जाता है कि वह अपनी नीतियों का निर्धारण करते समय प्रबुद्धता, विवेकशीलता, जन कल्याण आदि की भावनाओं को आगे रखे, उसके अनुरूप नियम कानूनों का संपादन करे, उसके अनुरूप नियम कानून बनाए। इसलिए हर नीति निर्धारण में शासक अपनी प्रबुद्धता और बौद्धिकता का प्रयोग करे। इसी पद्धति को कहते हैं प्रबुद्ध निरंकुशता, इनलाइटेंड डेस्पोटिज्म। तो ये लोग कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह राजत्व के प्रबुद्ध निरंकुशतावादी दृष्टिकोण का समर्थन करता है। राजत्व के स्वरूप की प्रबुद्ध निरंकुशतावादी दृष्टिकोण को मानता है। और ऐसे प्रबुद्ध निरंकुशतावादी जो प्रमुख शासक थे मध्यकाल में आपके बलबन महत्वपूर्ण प्रबुद्ध निरंकुशतावादी शासक माने जाते हैं।
इसी तरह आपके अलाउद्दीन कहता है कि शरा में क्या उचित है क्या अनुचित है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राज्य के लिए जो मैं उचित समझता हूँ मैं वही करता हूँ। मुझे ये नहीं पता है कि क़यामत के दिन डे ऑफ जस्टिस क़यामत के दिन क्या होगा, मुझे इस बात से लेना देना नहीं है, बल्कि मैं राज्य के लिए जो उचित समझता हूँ, राज्य के लिए जो उपयोगी समझता हूँ वही नियम राज्य में लागू करता हूँ। तो यहाँ पे शरीयत की अपेक्षा राज्य और जनता के कल्याण को, शरीयत की अपेक्षा राज्य और जनता के कल्याण को यहाँ पे महत्व दिया जाता है। तो यह इसी तरह, ठीक है, इसी तरह इनका भी इतिहास लेखन है या इनका भी राजत्व सिद्धांत माना जा सकता है। तो मौर्य काल और गुप्त काल में यह महत्वपूर्ण अंतर दिखाई पड़ता है। अब आते हैं जहाँ तक स्रोत की बात है, मौर्यों का जो इतिहास लेखन हुआ है उसके जो प्रमुख स्रोत हैं उनमें से सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में पुराण, अर्थशास्त्र, मुद्रा, राक्षस आदि की चर्चा होती है। इनमें सबसे पहले पुराणों का अगर आख्यान देखा जाए तो पुराण मौर्यों के प्रारंभिक स्रोत के बारे में यद्यपि पूरी तरह निश्चिंत और संदिग्ध प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, क्योंकि पुराणों का इतिहास लेखन मैंने पहले बताया कि पुराण प्रिडिक्टिव स्टाइल में लिखे गए हैं, भविष्यवाणी शैली में लिखे गए हैं। ये पुराणों में कहा गया है कि शिशुनाग वंश और नंदों के पश्चात शूद्रों का शासन होगा और नंद के पश्चात आते हैं मौर्य। तो माना जाता है, पुराणों के अनुसार माना जाता है कि जो मौर्य थे यह शूद्र थे। और पुराणों में बेसिकली वायु पुराण और विष्णु पुराण ये मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। विष्णु पुराण के टीकाकार हैं श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी से भी अनेक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पुराणों में कहा गया है कि राजा जो नंदराज थे, नंद वंश वाले नंदराज की एक मुरा नाम की पत्नी थी जो शूद्र थी। उसी से चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। तो वहाँ पे जो मुरा नाम का आख्यान है, ठीक है, इसी के आधार पे उन्होंने व्याख्या किया है। और आगे चल के जो मुरा कई जगह आख्यान आता है, अभी जैन ग्रंथ में भी आएगा। आगे चल के इसी की व्याख्या एक इतिहासकार हैं गुरुनेडल महोदय। उन्होंने पहली बार मयूर को मौर्यों का राजकीय चिन्ह बताया। तो ठीक है, गुरुनेडल महोदय ने उनको राजकीय चिन्ह बताया है। अब आते हैं एक दूसरा स्रोत। तो पहले बेसिक कंसेप्ट जान लीजिए, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं वे सभी मौर्यों को शूद्र बताते हैं। जितने भी बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं वो इसको क्षत्रिय बताते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, आपका आ सकता है। और दूसरा समझिए कि दूसरा प्रमुख स्रोत इनका है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, यद्यपि इनके उद्भव के बारे में, इनके रूट के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। इनके उद्भव के बारे में कौटिल्य का अर्थशास्त्र कोई जानकारी देता है। यहाँ तक कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहीं भी न अशोक का नाम उल्लेख हुआ है न चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम पूरे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं आया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या देखिएगा। अब दूसरा समझिएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र सूत्र शैली में लिखा गया है। सूत्र स्टाइल का मतलब होता है जब बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे या कम शब्दों में परिमार्जित करके लिखा जाए। बड़े बातों को, बड़ी बड़ी लाइनों को छोटे शब्दों में परिमार्जित करके, अमेंडेड करके, उसे परिष्कृत करके लिखा जाता है, तो उसे कहते हैं सूत्र शैली। तो यह सूत्र शैली के थर्ड पर्सन स्टाइल अन्य पुरुष शैली, थर्ड पर्सन स्टाइल में लिखा गया है। तो यह सूत्र शैली के अन्य पुरुष शैली में लिखा गया है। इसका मतलब है उत्तम मध्यम पुरुष से नहीं है। थर्ड पर्सन का मतलब होता है जैसे अंग्रेजी में आई, यू एंड ही, ऐसे होता है ना, तो वही है। मतलब ये हो गया, इसमें ही की चर्चा की गई। इसमें यह चर्चा किया जाता है कि राजा को यह करना चाहिए, राज्य के लिए यह किया जाना चाहिए, राजा को इस तरह राजदूत नियुक्त करना चाहिए, राजा को इस तरह अपना वैदेशिक नीति स्थापित करना चाहिए। मतलब ये नहीं कह रहा कि किसको करना चाहिए, डायरेक्ट बोलेगा राजा को, मतलब एक अन्य व्यक्ति को संबोधित कर रहा है। इसे कहते हैं अन्य पुरुष शैली, जो न अपने के लिए कहे न अपने सामने वाले के लिए कहे, ऐसा चीज कहे जो यूनिवर्सल हो, सबके लिए हो। दूसरी बात, अर्थशास्त्र एक तो सूत्र शैली के थर्ड पर्सन स्टाइल लिखा गया है। दूसरी बात इसके लिए महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्र के बारे में सर्वप्रथम जानकारी
त्रावणकोर के विद्वान को हुई थी। त्रावणकोर के ब्राह्मण है, उनको जानकारी थी। उन्होंने पहली बार यह ग्रंथ 1905 में आर शाम शास्त्री को दिया, भेंट दिया। आर शाम शास्त्री को किताबों में लिखा था कि आर शाम शास्त्री ने खोजा 1905 में, और यह प्रकाशित हुआ 1909 में। बाद में आगे चलकर इतिहासकार जॉली ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। दूसरी, अब अगला महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है कि अर्थशास्त्र कुल मिला के 15 भागों में है, जिसे अधिकरण कहा गया है, और इसके उपभाग हैं 180, जिसे प्रकरण कहा गया है। तो 15 भाग और उसके 180 उपभाग हैं। कुल मिलाकर इसमें 6000 श्लोक हैं, जो कि चंपू शैली में है। चंपू काव्य का मतलब एक प्रकार का होता है जिसमें गद्य पद्य दोनों का मिश्रण हो, उसे चंपू काव्य कहा जाता है। ठीक, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? आगे समझिए। इसके बाद तो जब त्रावणकोर के ब्राह्मण ने दिया, उसके बाद इसके आधार पे इतिहास लेखन की जानकारी होना शुरू हुआ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, चूंकि यह विधि शासन है, विधि शासन पे लिखा गया है या राज शासन पे लिखा गया है, राजनीति पे नहीं। विधि शासन या राज शासन पे लिखा गया ग्रंथ है। यह विधि ग्रंथ है, और यह भारत का मनुस्मृति के बाद दूसरा सबसे बड़ा विधि ग्रंथ है। भारत में मनुस्मृति के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा विधि ग्रंथ है। तो एक ये महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है, जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य के जहाँ तक नामों की चर्चा है, कौटिल्य के बारे में भी अनेक अनुश्रुतियाँ और जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। अनुश्रुति और जनश्रुति का मतलब होता है जो जनता में सुना गया हो, जनता में प्रचलित हो। अनुश्रुति मतलब हो जो सुना गया हो। ठीक है, तो जो जनमानस में किस्से कहानी के रूप में, किस्सा गोई के रूप में फैल जाता है, वही आपके अनुश्रुति और जनश्रुति होता है। ठीक है, जिसके पीछे यह भी एक प्रकार से मिथ की संकल्पना होती है, जिसके पीछे ऐतिहासिक स्रोत बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो दूसरे, आप समझिएगा, कौटिल्य के अनेक नामों की चर्चा आपसे कंपटीशन पूछा गया है कि किस ग्रंथ में मिलता है। समझिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौटिल्य के अनेक नामों की चर्चा है। जैसे कौटिल्य के अनेक नाम है, एक है विष्णुगुप्त, ठीक है, चाणक्य है, कुटिल है, ठीक है, द्रामिल है, विष्णुगोप है, अंगुल है। ठीक है, ये इनके महत्वपूर्ण नाम है। इनकी चर्चा कहाँ मिलती है? इनका एक नाम है वात्सायन और एक नाम है पच्छिल स्वामी। नोट्स में मिलेगा, वात्सायन और पच्छिल स्वामी इनका एक अन्य नाम है। इन सभी की चर्चा एक किताब है, लिखा हेमचंद्र का है, अभिधान चिंतामणि। ठीक है, अभिधान चिंतामणि। इसी ग्रंथ में इनके अनेक नामों की चर्चा होती है। इसी ग्रंथ में अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के अनेक नामों की चर्चा होती है। ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। तो अब समझिएगा, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसमें तत्कालीन मौर्यकालीन शासन की, प्रशासन की, उसके राजत्व सिद्धांत की, आज सभी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। राजा राज्य का संबंध, राज्य और जनता का संबंध, राजा और जनता का संबंध, उनकी वैदेशिक नीति, उनकी आंतरिक नीति, मंत्रिपरिषद, आज की जो संरचना है, सबके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पे प्राप्त होती है। अगला समझिए, कौटिल्य के बाद जो अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अर्थशास्त्र में कभी कोई पूछता है कि अर्थशास्त्र का तात्पर्य क्या होता है? अर्थशास्त्र का तात्पर्य क्या है, मतलब यह है कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो ये जो टर्म कौटिल्य ने यूज किया वो क्या है? कौटिल्य कहता है कि जनता द्वारा वासित जो क्षेत्र होता है वह होता है अर्थ। समझिएगा, अर्थ एक प्रकार की ऐसी भूमि है जहां जनता निवास करती है। तो अर्थ एक जनता द्वारा वास की, जहां ड्वेलिंग सिस्टम हो, जनता निवास करती हो, तो अर्थ जनता द्वारा वासित एक ऐसा क्षेत्र है। ठीक है, और इसी क्षेत्र में जो भी नियम कानून प्रक्रियाएं निर्वाह के लिए
निर्वाह के लिए स्थापित की जाती हैं उनको सम्मिलित रूप से उन्हीं का अध्ययन अर्थशास्त्र में कहता है। तो जनता द्वारा वासित या जनता द्वारा रहने का वह स्थान जिसे अर्थ कहते हैं, इस स्थान में मानव कैसे रहता है, उसकी जीवन शैली क्या है, उसकी निर्वाह कैसे हो, इन सब के बारे में जो अध्ययन करता है शास्त्र वही कहलाता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के टर्म में कभी भी आप इकोनॉमिक मत जोड़िएगा। अर्थशास्त्र का विषय विधि शासन है या राज्य शासन है, और अर्थशास्त्र का तात्पर्य भी होता है कि जनता द्वारा वासित क्षेत्र, समझ आ रहा है ना, और उसके संबंधित नियम कानून। अब अगला ये मुद्रा राक्षस। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है इतिहास लेखन के वो है मुद्रा राक्षस। यह विशाख दत्त ने लिखा है, और विशाख दत्त ने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। विशाख दत्त ने कौन सा, पहला कौन सा ग्रंथ है, दूसरा एक है देवी चंद्र गुप्त और दूसरा है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस को संस्कृत साहित्य का प्रथम जासूसी ग्रंथ कहा जाता है। मुद्रा राक्षस को संस्कृत साहित्य का प्रथम जासूसी ग्रंथ। मुद्रा राक्षस की जो कहानी है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल निम्न कुली बताया गया है, जिसकी चर्चा बाद में चल के जब जस्टिन करता है विदेशी इतिहासकारों में, तो कहता है हम्बल ओरिजिन, निम्न कुली व्यक्ति, निम्न कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति, तो उसकी चर्चा करता है। वही आपका ब्रिसल का कंसेप्ट जो आता है मुद्रा राक्षस में आता है। और मुद्रा राक्षस में चर्चा मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हिमालय प्रदेश के शासक प्रवर्तक की सहायता से पंजाब के क्षेत्रों को पहले जीता। मैंने जो चर्चा किया था सिकंदर के बाद जो क्षेत्र बचे थे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उनको पहली बार जीता गया। तो कहा गया कि राजा प्रवर्तक की सहायता से पहले इन क्षेत्रों को जीतता है, और उसके बाद पुनः वह मगध के क्षेत्रों को की विजय करता है। इनकी चर्चा इस ग्रंथ में मिलती है। दूसरा समझिए, इसी के एक महत्वपूर्ण टीकाकार हैं, ये भी आपको कई बार पूछ सकता है। मुद्रा राक्षस के टीकाकार हैं ढूंढीराज। मुद्रा राक्षस के टीकाकार हैं ढूंढीराज। ढूंढीराज ने कहानी दिया है, और ढूंढीराज कहते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि नाम का एक राजा था। सर्वार्थ सिद्धि नाम का एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी, एक सुनंदा और एक मुरा। कहते हैं कि सुनंदा से 9 नंद पैदा हुए। 9 नंद जिसे कहा गया नंदवंश वाले 9 थे शासक, तो 9 नंद। कहा कि सुनंदा से 9 नंद पैदा हुए, जबकि मुरा से चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। कहा कि मुरा जो थी वह शूद्र थी, मुरा शूद्र थी, इसीलिए इनका पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र हुआ, समझिए। और नवनंद जो थी, जो आपके सुनंदा थी, वह क्षत्रिय थी, तो इसीलिए नंदों को क्षत्रिय माना गया। तो यह कथानक उसमें मिलता है। हालांकि इसके बारे में भी ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं जो पूरी तरह से सिद्ध कर पाए कि मौर्य क्या थे। इसी तरह एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है सोमदेव का कथा सरित सागर। सोमदेव का कथा सरित सागर, और क्षेमेंद्र का है बृहद कथा मंजरी। बृहद कथा मंजरी, इन दोनों ग्रंथों से भी हमें जानकारी तो मिलती है, लेकिन हमने अभी चर्चा जैसे किया कि किसी में असंदिग्ध स्रोत नहीं मिला है कि मौर्य क्या थे। तो अभी तक जो जितने भी ये ग्रंथ हैं वो सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि या वो निम्न कुल का है या तो शूद्र है। तो यहाँ तक चर्चा होती है। इसके बाद अन्य स्रोतों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, इनके बाद आता है वह आपका आता है बौद्ध साहित्य के बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों में सबसे पहले आपका दीपवंश, महावंश और महावंश टीका और दिव्यावदान की चर्चा होती है। जैसे पता है कि सिंहल मतलब श्रीलंका, श्रीलंका में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए वे कहलाते हैं सिंहली ग्रंथ। और सिंहली ग्रंथों में दीपवंश और महावंश महत्वपूर्ण है। दीपवंश की रचना किसने किया, इस बारे में इतिहास मौन है, इस बारे में जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन महानाम ने महावंश का ग्रंथ लिखा था। ये दोनों ग्रंथ मौर्यों के इतिहास लेखन के लिए महत्वपूर्ण हैं, और इनमें महावंश सबसे ज़्यादा है। इन ग्रंथों से अशोक की तिथि निर्धारण करने में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इन्हीं ग्रंथों से
अशोक के समय में जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ, जिसकी जो आपका 273 बीसी से लेकर 269 बीसी के बीच का विवाद है अशोक के राज्यारोहण को लेकर, इस गैप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से मिलती है। और महावंश में, ठीक है, महावंश और दिव्यावधान जो ग्रंथ, जैसे महावंश में उल्लेख मिलता है कि उत्तराधिकार युद्ध हुआ और इसमें अशोक द्वारा 99 भाइयों की हत्या की गई। अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी प्राप्त किया, ये वर्णन मिलता है महावंश में। लेकिन वहीं दिव्यावधान भी बौद्ध ग्रंथ है। दिव्यावधान कहता है कि उत्तराधिकार युद्ध में केवल 6 भाई की हत्या हुई थी। दिव्यावधान कहता है कि उत्तराधिकार युद्ध में 6 भाई की हत्या हुई थी। और आगे चल के जब तिब्बती इतिहासकार आते हैं तारानाथ कहते हैं, उनका ग्रंथ है कंगयूर और तंगयूर। इस ग्रंथ में तारानाथ लिखते हैं, कहते हैं कि उत्तराधिकार युद्ध में अशोक ने केवल एक भाई की हत्या किया था, सुशील। अशोक की केवल एक भाई की हत्या के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्रोत देखिए, ऑप्शन यही रहेंगे, तीनों चारों यही ऑप्शन रहेंगे, बस क्वेश्चन बदलेगा कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या किया, यह कथानक कहाँ मिलता है। अशोक ने 6 भाइयों की हत्या किया, यह कथानक कहाँ मिलता है। उत्तराधिकार युद्ध में केवल एक भाई की हत्या किया गया था, यह कहाँ मिलता है। तो समझिएगा कि मतलब कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप एक साथ पहले लिखिए। अगला महावंश टीका में जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह यह है, कहा जाता है कि जब कौटिल्य नंद वंश द्वारा अपमानित होकर विंध्याचल के पर्वतों की तरफ गए, तो रास्ते में चंद्रगुप्त मौर्य से जो उनकी पहली मुलाकात हुई, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य राजकीलम नामक खेल खेल रहा था ना, राजकीलम। तो राजकीलम जो खेल है उसका उल्लेख मिलता है, यह साक्ष्य कहाँ मिलता है, महावंश टीका में। जैसे आप पूछेगा कहाँ मिलता है कथानक, या कह देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के पहली मुलाकात का दृश्य या साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो हो जाएगा महावंश टीका। तो यहाँ राजकीलम का मतलब होता है, इसमें एक राजा होता है और लोग उसके प्रजा की तरह होते हैं और वो राजा न्याय करता रहता है, उसे बोलते हैं राजकीलम खेल। तो यह खेल कहाँ पे, वहाँ ये मिलता है आपके विंध्याचल के जंगलों में, जो पहली बार चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी, तब की चर्चा है। बौद्ध ग्रंथों में प्रत्येक जगह इन्हें क्षत्रिय इंगित किया गया है, इन्हें क्षत्रिय के रूप में इंगित किया गया है, तो इससे पता चलता है कि ये क्षत्रिय थे। इसके बाद जो जैन ग्रंथ महत्वपूर्ण है, जिसमें आता है आपका परशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र ने लिखा है परशिष्ट पर्वन। उनका एक अन्य ग्रंथ है त्रिषष्टि सलाका पुरुष। हेमचंद के परशिष्ट पर्वन में उल्लेख मिलता है, कहते हैं कि मयूर पोषकों का एक गांव था, मतलब जहां मयूर पाले जाते थे, मयूर पोषकों का एक ग्राम था, वहीं में ग्राम की मुखिया की बेटी थी मुरा। तो मुरा का कथानक यहाँ भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे मयूर पोषकों के ग्राम जो ग्राम प्रमुख थे, उनकी लड़की का नाम रखा गया है मुरा, और उसी से कहा गया है कि इनका जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। और मैंने जैसे चर्चा किया कि जो मोर है, मुरा से कहा जाता है कि यह इनके जो राजकीय चिन्ह था वो मयूर था, यह मोर। अब इसकी सबसे पहली बार जो इसका इक्वेशन किया है, इसका समीकरण मौर्य वंश के साथ जो किया है वह है ग्रुनेडल महोदय ने, ठीक है, ग्रुनेडल महोदय ने समीकृत किया है, बताया है। जैसे 3 क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, समझिएगा। जो अशोक के अभिलेखों में उपाधि आई है देवनाम प्रिय, अशोक के अभिलेखों में आए देवनाम प्रिय की जो उपाधि है, उसका समीकरण अशोक के साथ स्थापित किया है टर्नर महोदय ने स्थापित किया है। और जो अभिलेख वहाँ पे अभिलेखों में और अनेक ग्रंथों में, अभिलेखों ने बल्कि कैसे अनेक ग्रंथों में, जो विदेशी ग्रंथों में इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कई नाम का प्रयोग किया, जैसे एंड्रोकोटस, सैंड्रोकोटस और सैंड्रोकोप्टस, इन नामों का उल्लेख किया है। इसे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ समीकृत करने का श्रेय दिया जाता है विलियम जोन्स को। जैसे एरियन कहता है एंड्रोकोटस, स्ट्रैबो कहता है सैंड्रोकोटस, मेगास्थनीज कहता है सैंड्रोकोटस, ठीक है। तो जब भी ऑप्शन पूछा गया तो आपको अभी तक हमेशा सैंड्रोकोटस ही पूछा है, ठीक है। अभी उनकी चर्चा आगे होगी। तो इसका समीकरण, तो तीनों का याद रखिए, आपका समीकरण किसने किया है।
तो जैन ग्रंथ में भी मयूर पोषकों के आधार पे यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह संभवतः क्षत्रिय थे। तो आपके दो हुआ कि ब्राह्मण साहित्य वाले लगातार इनको निम्न कुल या शूद्र बताते हैं, बौद्ध और जैन ग्रंथ इनको लगातार आपका क्षत्रिय सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे अगले जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं विदेशी वृत्तांत। विदेशी वृत्तांत मौर्यकालीन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सेल्यूकस के पश्चात, सेल्यूकस के साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ उसके पश्चात जो उसका राजदूत बन के मेगास्थनीज भारत आए, तो मेगास्थनीज 399 से कितने शायद 302 से 299 ना, मेगास्थनीज का समय है 302 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व तक। जब मेगास्थनीज भारत आए तो मेगास्थनीज ने अपना जो यात्रा वृत्तांत दिया वो दिया है इंडिका में। इंडिका में इनका ग्रंथ है। इंडिका नाम से 3 लोगों ने ग्रंथ लिखा है। विदेशी वृत्तांत में पहला ग्रंथ जो है इंडिका नाम से लिखा है मेगास्थनीज ने। दूसरा ग्रंथ लिखा है इसी नाम से लिखा है एरियन ने। और तीसरा ग्रंथ इसी नाम से लिखा है केसियस या टेसियस ने। केसियस या टेसियस ने। 3 लोगों ने इंडिका नाम से ग्रंथ लिखा है। इंडिका में मेगास्थनीज ने जो आख्यान दिया, यद्यप मेगास्थनीज का जो मूल ग्रंथ है इंडिका वो नहीं मिला, उसका मूल स्रोत नहीं मिलता है, मूल ग्रंथ। लेकिन बाद में मेगास्थनीज के बाद जो अन्य विदेशी इतिहासकार या विदेशी विद्वान कुछ भारत आए, कुछ ने इसके बिना आए ही मेगास्थनीज के आख्यानों को, उसके दृष्टांतों को अलग अलग जगह पे अपनी किताबों में दिया है। ऐसे इतिहासकार जो हैं जिन्होंने मेगास्थनीज के आधार पे अपना ग्रंथ लिखा है वे 6 इतिहासकार महत्वपूर्ण हैं। 6 इतिहासकार उसमें महत्वपूर्ण हैं। आपके इसमें हैं, यह कोड है एसडी पीएपीजे, स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क और जस्टिन। ये 6 हैं। इन 6 लोगों ने, तो जानिए कोई भी ऐसा स्रोत जो कि इनका आए और अगर वो मेगास्थनीज ऑप्शन है तो जान लीजिएगा आंसर मेगास्थनीज होगा, क्योंकि इन्होंने मेगास्थनीज को आधार बना के लिखा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन लोगों ने नया दिया है। तो अब क्या हुआ, तो मतलब है कि मेगास्थनीज का ग्रंथ नहीं मिला और 6 लोगों ने बाद में इसी के कुछ आख्यान और दृष्टांत एग्जाम्पल को लेके किताब लिखा कि मेगास्थनीज ने कहा, मेगास्थनीज ने वो कहा। इन्हीं सबको आगे चल के कंपोज किया, संकलित किया डॉक्टर स्वानबेक ने। डॉक्टर स्वानबेक ने इन्हीं को आगे चलकर संकलित किया और इनको संकलित करने के बाद, जब इनको संकलित किया तो इसके संकलित करने के बाद में मैक्रिंडल महोदय ने इसका अंग्रेजी अनुवाद कर दिया। उसी के आधार पे हमें इनके बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। इसमें समझिएगा मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अनेक जानकारी दी है। उसने यहाँ पे शासन प्रशासन से लेकर राजभवन तक की स्थिति के बारे में विस्तृत चर्चा किया। यहाँ तक कि मौर्य राजप्रसाद का भी वर्णन करता है। पाटलिपुत्र का पॉलिब्रोथा के नाम से वर्णन करता है। इसी राजप्रसाद में समझिए 2 क्वेश्चन आता है। एक तो जो इनके राजप्रसाद की चर्चा करता है पाटलिपुत्र वाली, तो ये करता है, लेकिन बाद में अगला आंसर देखिए इसी में मूल पॉइंट है। जब फाहियान आता है, फाहियान ने अशोक के राजप्रसाद की चर्चा किया है और फाहियान कहता है कि यह राजप्रसाद मानव निर्मित नहीं बल्कि दौत्य निर्मित लगता है, देव निर्मित है। समझे ना? तो मतलब समझिएगा कि पालिब्रोथा अगर पूछेगा, पालिब्रोथा मतलब पाटलिपुत्र का, तब आंसर होगा मेगास्थनीज। लेकिन अगर यही पूछेगा अशोक वाला कि अशोक का राजप्रसाद जो वो भी पाटलिपुत्र में है, तब वर्णन किसका हो जाएगा? तब वर्णन हो जाएगा आपका अशोक का जब पूछेगा फाहियान आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन अगर अगला ऐसे पूछ लेगा कि इसने मौर्य राजप्रसाद की तुलना सूसा और एकबतना ईरान के क्षेत्र है, यहाँ के जो महल थे उनसे भी बढ़ के बताया है, उनके समान बताया है, तो कौन होगा? सूसा और एकबतना से किसने तुलना किया है? मौर्य राजप्रसाद की, एरियन ने। मतलब एक में ही 3 क्वेश्चन होंगे।
ऐसे ही देखिए आपके क्वेश्चन जो होते हैं, जो क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं, जो गलतियां हो जाती हैं, एग्जाम दे के आते हैं तो 2-4 दिन बाद पता चलता है कि गलत हो गया, उसके बाद आप रख देते हैं अपनी कॉपी निकाल के कि अब जाने दो बहुत हो गया ना, यही होता है। अब फिर समझिए इनका महत्वपूर्ण, मेगास्थनीज का जो सबसे महत्वपूर्ण वर्णन है, तो मैंने कहा कि भारत की जातियों का भी वर्णन करता है, समाज का भी वर्णन करता है, शासन प्रशासन का वर्णन करता है, ठीक है, मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। भारत में तत्कालीन 7 जातियों का वर्णन किया है, आयोग कई बार क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, 7 जातियां कौन कौन है, एक ये क्वेश्चन। दूसरा, मेगास्थनीज कहता है कि भारत में लेखन कला नहीं है, तो भारत लेखन कला से अनभिज्ञ है, मेगास्थनीज वर्णन करता है। दूसरा, मेगास्थनीज कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते। अगला कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, भारत में अकाल नहीं पड़ते, भारत में दास प्रथा नहीं है, दास नहीं है। इसके बाद अगला कहता है कि भारत में पर्दा प्रथा नहीं है, ठीक है, भारत में पर्दा प्रथा नहीं है, और भारतीय वाले लेखन कला से अनभिज्ञ, लेखन कला नहीं है। यमुना नदी की चर्चा करते हुए इसने यमुना नदी को जेबोरस कहा है, यमुना नदी को इसने जेबोरस कहा है, जेबोरस, यमुना नदी की चर्चा करते हुए इसने यमुना नदी को जेबोरस कहा है। अब तो ये क्वेश्चन, अच्छा एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आ सकता है, मेगास्थनीज कहता है कि जो भारत है, जैसे अभी आगे एक क्वेश्चन मिलेगा, प्लिनी कहता है कि भारत रत्नों की जननी है, भारत रत्न जो आते हैं उनकी जननी है, और मेगास्थनीज वर्णन करता है कि भारत में सोने की खानें पाई जाती हैं, समझिएगा दोनों वर्णन है। प्लिनी कहता है कि भारत रत्नों की जननी है, और मेगास्थनीज कहता है भारत में स्वर्ण खानें पाई जाती हैं, और यह कहाँ पाई जाती हैं, कहता है दर्दिस्तान में। क्वेश्चन आ सकता है दर्दिस्तान, दर्दिस्तान कहाँ है, दर्दिस्तान आपका कश्मीर में है, कश्मीर में है दर्दिस्तान, कहता है कि यहाँ पे सोने की खानें हैं, और ठीक है, और आगे इसी का वर्णन स्ट्रैबो करता है, स्ट्रैबो कहता है कि यहाँ पे बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े तिलचट्टे जैसे होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े तिलचट्टे जैसे जो होते हैं जानवर होते हैं, वे यहाँ पे स्वर्ण खुदाई करते हैं। अब वो आगे कहता है कि जो तिलचट्टे जैसे हैं, ठीक है, जानवर हैं, ये कहता है स्ट्रैबो कि इनका स्वरूप जो होता था, इनका जो आकार और इनका जो चमड़ा होता है वो तेंदुए की तरह होता है। अब ये पता नहीं वो कौन से जानवर हैं, ठीक है, कि जो स्वर्ण खानों में पाए जाते थे, हो सकता है कुछ बड़े हों, तेंदुआ की तरह उसका हो सकता है उसका स्वरूप हो, उसका फीचर हो, मे बी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये चर्चा हो सकता है कि दर्दिस्तान कहाँ पे है, और किसने कहा कि जो वहाँ पे जो छोटे छोटे जानवर कीट्स पाए जाते हैं, उनका स्वरूप तेंदुए की तरह होता है, तो वो आपका स्ट्रैबो हो जाएंगे। लेकिन जब दर्दिस्तान पूछेगा तो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, दर्दिस्तान पूछेगा स्वर्ण खनन तो मेगास्थनीज, और जब उस जानवर को पूछेगा कि जिसका स्वरूप तेंदुए जैसा है, तब आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रैबो। स्ट्रैबो, इसके बाद सोचिएगा स्ट्रैबो, इसका अगला है स्ट्रैबो, तो पहला SD, ठीक है, पहले हो गए आपके, देखिए मेगास्थनीज को आधार बना के किताब लिखा पहला स्ट्रैबो ने कौन सा किताब लिखा, जियोग्राफिका, स्ट्रैबो ने जियोग्राफिका किताब लिखी है, और जियोग्राफिका नाम से भी 3 लोगों ने किताब लिखा है, ठीक है, जियोग्राफिका नाम से भी 3 लोगों ने किताब लिखा है। कौन कौन लोग हैं, तो उसमें पहले हैं स्ट्रैबो, दूसरा है टॉल्मी, और तीसरे हैं हिकेटस मिलेटस, लिख लीजिएगा मिलेटस। इन 3 लोगों ने जियोग्राफिका नाम से ग्रंथ लिखा है, इन 3 लोगों ने जियोग्राफिका नाम से ग्रंथ लिखा है।
स्ट्रैबो का ग्रंथ कुल 17 भागों में है। स्ट्रैबो का ग्रंथ कुल 17 भागों में है, जिसमें 15वें भाग में भाग का वर्णन है। ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर आपको। स्ट्रैबो का ग्रंथ कुल 17 भागों में है, जिसमें 15वें भाग में भाग का वर्णन मिलता है। भाग का वर्णन मिलता है। इसमें स्ट्रैबो कहता है कि मेगास्थनीज झूठे और अविश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज को कहता है कि मेगास्थनीज झूठे और अविश्वसनीय हैं, मतलब उनकी ऐतिहासिकता में संदेह करता है, उन पर विश्वास नहीं करता है। ठीक है, एक तो यह है। स्ट्रैबो ने भी चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन सेंटोकोटस के नाम से किया। इसने पंजाब के कठ जातियों के में सती प्रथा का वर्णन किया। पंजाब के कठ जातियों में सती प्रथा का भी इसने स्ट्रैबो ने वर्णन किया है। आगे स्ट्रैबो ने गुप्तचरों को इफोरी कहा है। इफोरी, गुप्तचरों का वर्णन क्या है? इफोरी नाम से। इफोरी, यह गुप्तचर जो हैं, इनको अशोक के अभिलेखों में प्रादेशिक के नाम से उल्लेख किया गया है। अशोक के अभिलेखों में इनको प्रादेशिक के नाम से उल्लेख किया गया है। और गुप्तचर 2 प्रकार के थे, संस्था और संचरा ना, ठीक है। हाँ, और इन्हीं को ओवरसियर भी कहा गया है। ओवरसियर यह वर्णन करता है, स्ट्रैबो कहता है कि बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा था। इसका वर्णन है कि सीरिया के राजदूत ने डायमेकस को भेजा था। तो जानते हैं कि बिंदुसार के समय में 2 लोग आए थे महत्वपूर्ण, एक डायमेकस, दूसरा डायनिसियस 2 है ना, 2 महत्वपूर्ण है, और दोनों को अलग अलग राइटरों ने बताया है। अभी आगे आएगा, अगला भी आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यह देखिएगा, यह सीरिया का है और वह मिस्र का था। वह मिस्र का शासक था टालमी फिलाडेल्फस, और टालमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे डायनिसियस। ठीक है, और उसी डायनिसियस से ये क्वेश्चन कई बार आया है कि बिंदुसार ने 3 चीजें मांगी थी, पढ़े ना, सूखी अंजीर और मीठी शराब, मदिरा, सूखी अंजीर, मीठी शराब और एक दार्शनिक। तो 2 चीज दिया, दार्शनिक को नहीं दिया। 2 चीज दिया, दार्शनिक को नहीं दिया। कहा कि दार्शनिक जो है, व्यक्ति जो है हमारे यहाँ, ये क्या कहते हैं कि इनका आयात निर्यात नहीं होता है। हाँ, दे आर नॉट द मीन्स ऑफ एक्सपोर्ट। तो कहा कि ये एक्सपोर्ट के माध्यम नहीं है, तो इनको नहीं देता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगला इसमें आते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं आपके SDPA, प्लिनी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है नेचुरल हिस्ट्री। सर डी का मतलब अभी है, हाँ लिख लीजिए, डी है तो डी का मतलब लिखेगा डियोडोरस। अगले हैं आपके डियोडोरस, तुम तो घर के बाहर किसी को निकल के भागने नहीं दोगे भाई। डियोडोरस ने किताब लिखी है हिस्टोरिकल लाइब्रेरी। ठीक है, इनकी किताब का नाम है हिस्टोरिकल लाइब्रेरी। डियोडोरस इनका व्याख्यान मेगास्थनीज के आधार पे है। ठीक है, तो कोई महत्वपूर्ण खास नहीं है। अगला है प्लिनी की किताब का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी के ग्रंथ का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। हाँ, प्लिनी ग्रंथ है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री के 57 से लेकर
67वें अध्याय में भारत का उल्लेख है। 57 से लेकर 67 तक भारत का उल्लेख मिलता है। ठीक है। प्लिनी का जो ग्रंथ है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे पूछता है आपसे क्वेश्चन कि किस ग्रंथ में, ठीक है, किस ग्रंथ में भारत के प्राकृतिक परिवेश, प्राकृतिक वनस्पतियों आदि की चर्चा होती है, तो प्लिनी ने किया है। प्लिनी का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है या सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी देता है वह है मौर्योत्तरकालीन भारत और पश्चिमी देशों विशेषकर रोम से व्यापार की सूचना देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। प्लिनी ने रोमन व्यापार की चर्चा करते हुए लिखा कि भारतीय जो सामान हैं यह रोम में बहुतायत मात्रा में पसंद किए जाते हैं, ये बहुतायत मात्रा में प्राप्त होते हैं। और आगे कहता है कि भारतीय सामान रोमन घरों से लेकर शयन गृह तक पहुंच गए हैं। और कहता है कि भारतीय सामान खरीदने के लिए रोमन सरकार, रोमन राज्य जो है एक बहुत बड़ी मात्रा में मुद्रा देती है और इस पर वो आंसू बहाता रोता है कि भारत जो समृद्ध हो रहा है इसके कारण, और हमारा देश इसके कारण जो है लगातार नीचे जा रहा है। ठीक है, लगातार गरीब होता जा रहा है। अब ये कहता है कि लगभग प्रतिवर्ष भारत को रोमन सरकार द्वारा 10 करोड़ सेस्टर्स, अब इसमें भी समझिएगा, कहीं 55 करोड़ सेस्टर्स है, कहीं 5 करोड़ सेस्टर्स आता है। ठीक है, और आपको कहीं 10 करोड़ सेस्टर्स आते हैं, तो अलग अलग जगह पे है। इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। तो आप आएगा कभी भी तो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा अंतर के साथ आएगा, तो मान चलिएगा कि 55 करोड़ सेस्टर्स में भी हो सकता है सही हो। ठीक है, तो 55 करोड़ सेस्टर्स वो प्रतिवर्ष देता है। एक तो ये यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी प्लिनी से मिलती है। दूसरा, प्लिनी ने कहा है, एक अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य है, कलिंग युद्ध के बारे में प्लिनी लिखता है जो अशोक ने किया। कहता है कि कलिंग युद्ध का कारण व्यापार वाणिज्य था। कलिंग युद्ध का कारण व्यापार वाणिज्य की बात इसने किया है। और एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो वर्तमान कोरोना काल में चल रहा है, प्लिनी लिखता है उबला हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। यह लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उबला हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। मैं उबला ही पानी पी रहा हूँ। हाँ, उबला हुआ पानी स्वास्थ्य के बहुत लाभदायक है। और प्लिनी ने ही वर्णन किया, मैंने भी जो चर्चा किया, प्लिनी ही कहता है कि मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस ने अपना राजदूत डायनिसियस को बना के बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जिससे बिंदुसार ने 3 चीज़ें मांगी थी। ठीक है, नोट्स में मिलेगा, बस आप कंसेप्ट जहाँ पे बहुत जरूरत हो उसको नोट कर लीजिएगा, हम आपको बताते जाएंगे। और एक अगला है एरियन। जैसा चर्चा किया कि एरियन ने के भी ग्रंथ का नाम है इंडिका। एरियन ने भी इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है। एरियन का सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपको आता है वह यह है कि एरियन कहता है, एरियन ने मौर्य राजप्रसाद की तुलना सूसा और एकबतना के महलों से किया है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। एरियन का कमेंट है, मौर्य राजप्रसाद सूसा और एकबतना ईरान के हैं, राजमहल हैं। सूसा और एकबतना दोनों छोटा सा है, सूसा और एकबतना। मौर्य राजप्रसाद सूसा और एकबतना से भी अधिक श्रेष्ठ हैं, तो उनकी बात यहाँ पे करता है। इसके बाद अब इसी तरह देखिए, एरियन तो अभी चर्चा तो हम कर रहे हैं, मौर्य इतिहास के स्रोत तो नहीं है। एक अन्य महत्वपूर्ण इसी तरह नाम का है जो आपको लगातार कंफ्यूज करेगा, हो सकता है आप जल्दी सुने ही ना हो। एक इतिहास का है एलियन, समझिएगा, यह है एरियन। और एक अन्य विदेशी यात्री उसका नाम है एलियन। देखिए वो है, उसका नाम है एलियन। यहाँ एलियन को आप नोट कर लीजिएगा, एलियन के साथ ही बगल में, ताकि आपको याद हो। एलियन ने क्या कहा है समझिएगा। एलियन की 2 महत्वपूर्ण बुक है, एलियन की 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसमें से पहला है
ऑन द पिक्यूलियरिटीज ऑन एनिमल्स, एक ये क्वेश्चन उनका है। और दूसरा इनका किताब है हिस्ट्री ऑफ द मिसलेनियस वर्ल्ड, आपको नोट्स में मिल जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द मिसलेनियस वर्ल्ड, इनकी दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका कमेंट आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। यह कहता है कि भारत वाले तोता पालते हैं और तोता मनुष्य की तरह बोल सकता है। तो यहाँ पे इसमें कई पशु पक्षियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसका बेसिकली टॉपिक है पशु पक्षियों पे। तो भारतीय तोतों की अगर बात होगी तो आंसर हो जाएगा एलियन, और मौर्य काल का स्रोत है एरियन, दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। अगला तो एस हो गया, एस डी पी ए हो गया। अगला ये पी, फिर अगला पी है प्लूटार्क, अगले पी है प्लूटार्क। प्लूटार्क ने लाइव्स नामक ग्रंथ लिखा है। लाइव्स प्लूटार्क के ग्रंथ का नाम है लाइव्स। एक इसी के साथ एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है अलेक्जेंडर। लेकिन इतिहास, भारतीय इतिहास के बारे में इनका जो मुख्य स्रोत है आप लाइव्स जानिए। इन्होंने दो किताब और लिखा है, एक इनका संग्रह है उसका नाम है मार्लिया और एक है अलेक्जेंडर। लेकिन आप इतने याद कर लीजिए कम से कम लाइव्स महत्वपूर्ण स्रोत है। खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया है प्लूटार्क द्वारा। प्लूटार्क ने लिखा, दो स्रोत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के मिलने का उल्लेख प्लूटार्क करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के मिलने का उल्लेख प्लूटार्क ने किया है। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है कि प्लूटार्क ने लिखा कि 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने समस्त भारत को लौट डाला। सब नोट्स मिलेंगे, आप बस केवल पॉइंट देखिए। 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को लौट डाला, तो इसकी जानकारी मिलती है। और अगला एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जब सिकंदर का युद्ध पोरस से हो रहा था, उस युद्ध के बारे में जहां कर्टियस ने जानकारी दिया। कर्टियस कहता है कि पोरस की सेना हेराक्लीस की मूर्ति को सामने रखकर युद्ध की। हेराक्लीस मतलब भगवान कृष्ण। वहीं प्लूटार्क कहता है कि यह युद्ध बहुत भीषण हुआ और यह युद्ध लगातार 8 घंटे तक चलता रहा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भाग्य ने सिकंदर का साथ नहीं दिया। तो इसके वर्णन से पता चलता है कि वह युद्ध पूरी तरह से संभवतः सिकंदर नहीं जीत पाया था, या और न तो पूरी तरह से पोरस ने आत्मसमर्पण किया था। इससे पता चलता है कि दोनों के उस युद्ध की भीषणता के बारे में जानकारी मिलती है, तो प्लूटार्क के कथन से प्राप्त होता है। और अगले हैं, अंतिम है जस्टिन के ग्रंथ का नाम है एपिटोम। जस्टिन के ग्रंथ का नाम है एपिटोम, या इसको बोलते हैं सार संग्रह। एपिटोम या सार संग्रह। एपिटोम के 12वें भाग में भारत का उल्लेख है। एपिटोम के 12वें भाग में भारत का वर्णन है। एपिटोम कहते हैं सार संग्रह। इसके 12वें भाग में भारत का वर्णन मिलता है। 12वां भाग। जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त की जो सेना है वह अ बैंड ऑफ रॉबर्स, यह डाकुओं की सेना है। उसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं की सेना कहा है। और चंद्रगुप्त मौर्य को हम्बल ओरिजिन का बताया है, मतलब निम्न कुल का बताया है। हम्बल ओरिजिन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक है वह हम्बल ओरिजिन का है, वह निम्न कुल का है।
तो ये जितने थे आपके प्रमुख यूनानी इतिहासकार हैं। इसी के साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं आपके तिब्बत के इतिहासकार हैं तारानाथ। तिब्बती इतिहासकार है तारानाथ। तारानाथ ने 2 ग्रंथ लिखा है, कंगयूर और तंगयूर। तारानाथ ने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, कंगयूर और तंगयूर। तारानाथ ने मौर्य इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दी है और उन्होंने अशोक के उत्तराधिकार युद्ध, अशोक के उत्तराधिकार युद्ध की चर्चा किया है और लिखा है कि यह उत्तराधिकार युद्ध में केवल अशोक का एक भाई मारा गया था, एक भाई की हत्या हुई, उसका नाम है सुसीम। तो कहता है कि इस उत्तराधिकार युद्ध में अशोक ने केवल अपने एक भाई सुसीम की हत्या की थी, तो उसका उल्लेख मिलता है। तो ये तो अभी तक आपके विदेशी इतिहासकार हैं। एक और देखते हैं वर्तमान इतिहासकार। वर्तमान इतिहासकार जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किया हो मौर्य वंश के लिए, मौर्य के इतिहास के लिए, उनमें सबसे पहले आपके प्रमुख इतिहासकार हैं D.R. भंडारकर और अलेक्जेंडर कनिंघम। भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों का व्यापक अध्ययन किया और भंडारकर जी ने अशोक के अभिलेखों को ही एकमात्र आधार बना के किताब लिख दिया। उसमें केवल अशोक के अभिलेखित स्रोतों की चर्चा की गई है और अभिलेखित महत्व की चर्चा किया गया है और उस किताब का नाम है अशोक। तो D.R. भंडारकर की किताब है अशोक। अशोक केवल एकमात्र अभिलेखों के आधार पर लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है, एकमात्र अशोक का इतिहास है जो अभिलेखों के आधार पर है। दूसरे हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम ने भी अशोक के अभिलेखों का व्यापक अध्ययन किया और उस अध्ययन का एक संकलन प्रकाशित किया, उसका एक कंपोजिशन प्रकाशित किया जिसका नाम कई बार पूछा गया है, वह है कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम। उसका नाम है कार्पस इंस्क्रिप्शन से बना है, इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, INDICARUM इंडिकेरम, कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम। ये इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है अलेक्जेंडर कनिंघम का और भंडारकर का है अशोक। रोमिला थापर की जहाँ तक बात है, ये भी मौर्य के महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। इनका जो मुख्य ग्रंथ है अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन। इसके बाद इनके अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं हिस्ट्री रिविजिटेड, ठीक है, और इन्होंने अनेक ग्रंथ की रचना किया है इस परिप्रेक्ष्य में। तो कुल मिला के ये जो महत्वपूर्ण स्रोत है आपके, इनसे हमें इतिहास लेखन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सर अभिलेख वाला नहीं बताएं। अब इसके बाद अभिलेख ही शुरू करेंगे। तो इन सबको आप देखिए, याद कीजिए। और अब इसके बाद अगले जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वह सब हैं अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है और अभिलेखों की भाषा, उसकी बनावट, उसके अक्षरों के आकार प्रकार, उन अक्षरों के विकास आदि का अध्ययन पैलियोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण तथ्य है। अब जहाँ तक अभिलेखित स्रोत की चर्चा है, ठीक है, अभिलेख, तो अभिलेखित स्रोतों में एक तो हो गया अब अभिलेख का अध्ययन हो गया आपका, और अभिलेख किससे करते हैं सब जान लीजिए। कोई भी चीज कहीं भी लिखा जाए वो सब अभिलेख होता है। अभिलेख मतलब लेखनी, और लिपि का मतलब होता है समाज द्वारा स्वीकृत ऐसे चिन्ह जिन पे भाषा सार्थकता प्राप्त करती है, जिनसे भाषा सार्थक होती है,
वे कहलाते हैं लिपि। ठीक है, तो इस आधार पे अगर समझा जाए तो अशोक मौर्यकालीन इतिहास के जो प्रमुख स्रोतों में अभिलेख हैं ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, सबसे ज़्यादा प्रमाणित हैं। इनमें अतिरंजना की संभावना कम होती है और वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी अधिक पाई जाती है। अभिलेखों में ये सब अधिक होता है। तो पहला ये मौर्यकालीन अभिलेखों के संदर्भ में देखते हैं। मौर्यकालीन अभिलेखों के संदर्भ में देखिए, जितने भी मौर्यकाल के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वे सभी 5 देशों से प्राप्त होते हैं। कभी क्वेश्चन आएगा कहाँ कहाँ मिले हैं, कितने देश मिले हैं, तो 5 मौर्यकालीन अभिलेख 5 देशों में प्राप्त हुए हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। ठीक, तो ये 5 देशों में कुल मिला के अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन अभिलेखों की जो भाषा है वह प्राकृत भाषा है। अभिलेख प्राकृत भाषा के हैं, लेकिन उनके लिखने की जो तकनीक है वह जो लिपि है उसकी वह 4 भाषा मिलती है। तो ये जो समझिएगा पहला तो हो गया आपका कि 5 देशों में मिलते हैं, भाषा इनकी प्राकृत है, भाषा इनकी प्राकृत है और लिपि भाषा प्राकृत है। लिपि 4 प्रकार की है। आपका है खरोष्टी, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक या यूनानी। यद्यपि अशोक का कंधार के जो सराकुना से अभिलेख मिला है, ये भी क्वेश्चन आप कई बार पूछे गए हैं। कंधार के सराकुना से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वह द्विभाषी है, 2 भाषाओं में है। अशोक का तो जो कंधार अभिलेख है ये इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। सरेकुना या कहीं पे लिखेगा सरेकुना कंधार से है। यह 2 भाषाओं में है, 2 भाषी है। ठीक है, ये 2 भाषाओं में लिखा गया है। कौन कौन सा है? यूनानी और अरमाइक। पूछे किस कौन से 2 भाषा है, तो यूनानी और अरमाइक, यूनानी प्लस अरमाइक लिपि। और इसी तरह एक अन्य कई बार क्वेश्चन आया है, एक अशोक का अभिलेख आंध्र प्रदेश से मिला है, एरागुड़ी। तो जो एरागुड़ी अभिलेख है, अशोक का एरागुड़ी लेख आंध्र प्रदेश से मिला है। इस लेख की खासियत है कि यह अन्य के विपरीत ब्रास्टोफेरन शैली में लिखा गया है। अन्य के विपरीत ब्रास्टोफेरन शैली मतलब है हड़प्पाई लिपि ब्रास्टोफेरन शैली लिखे गए हैं। जैसे कि पहले बाएं से दाएं, फिर वहीं से दाएं से बाएं लेखन शैली हो जाए, उसको कहते हैं हम ब्रास्टोफेरन शैली। तो जैसे हम लोग लिखते हैं, इधर से लिखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ तक जाते हैं, फिर हम लोग फिर यहाँ शुरू करते हैं। लेकिन जो ब्रास्टोफेरन शैली है, जैसे अगर यहाँ से चली तो यहाँ तक गई, इसके बाद यहाँ खत्म हो गई तो यहाँ से फिर लिखी जाएगी, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से ऐसे। इसको बोलते हैं हलावर्त शैली, या इसको बोलते हैं गौमत्रिका शैली, या इसको बोलते हैं आपका हलावर्त, मतलब जैसे हल की जुताई होती है। ठीक है, तो इस शैली का नाम है ब्रास्टोफेरन शैली। इसी शैली में, इसी स्टाइल में हड़प्पाई लिपि लिखे गए हैं। तो अशोक का एक अभिलेख है जो एकमात्र ही अभिलेख है, आंध्र प्रदेश के एरागुड़ी से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख इसी तरह ब्रास्टोफेरन शैली में लिखा गया है। ठीक, तो आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। अशोक के जितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन अभिलेखों में सबसे पहले कौन सा खोजा गया है? चलिए बताइए भाई। अशोक का कौन सा अभिलेख पहले खोजा गया है? ऑप्शन दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा,
लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा। ऑप्शन पूरा सुन लीजिए फिर अपना मन से बताइए। अशोक का पहला कौन सा अभिलेख खोजा गया है? अशोक का पहला कौन सा अभिलेख पढ़ा गया है? दिल्ली टोपरा पढ़ा गया है। जी ठीक समझिएगा। तो अशोक का पहला अभिलेख जो खोजा गया है वो है दिल्ली मेरठ। किसने खोजा है? फादर टिफिन थेलर ने खोजा है दिल्ली मेरठ को। ठीक है। और पढ़ा किसने है? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। वो है आपका दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा 1837 में पढ़ा गया है। और दिल्ली जो मेरठ खोजा गया है वो 1750 में। 1750 में। और पहला कौन सा शब्द है अशोक अभिलेख का जो पढ़ा गया है? दानम से है। अशोक के अभिलेखों में बार बार अशोक को जहाँ पे देवनामपुरी कहा गया है, ठीक है, यह ईरान के शासक दारा प्रथम या दायर वसु उसको कहते हैं, दारा प्रथम या दायर वसु से लिया गया है। उनके अभिलेखों से इसकी नकल की गई है। और जो देवनामपुरी है उसे अशोक के साथ सबसे पहले टर्नर महोदय ने समीकृत किया है, इक्वेटेड किया है। टर्नर महोदय ने बताया कि जो देवनामपुरी बार बार अभिलेख में आ रहा है यह अशोक के लिए है, तो देवनामपुरी के साथ उनको जोड़ा है। इसी तरह मैंने कहा कि जो बार बार विदेशी यात्रियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, ठीक है, इसकी भी पहचान विलियम जोन्स ने किया है। विलियम जोन्स ने कहा है कि ये बार बार सेंड्रोकोटस या सेंड्रोकोप्टस या एंड्रोकोटस जो शब्द आ रहा है ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग किया गया है, तो उसकी पहचान इन्होंने किया है। अगला समझिएगा, अशोक के जितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? अशोक के जितने अभिलेख प्राप्त हुए उनमें सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? अभी हम आपको खास कर चीजें बता रहे हैं, फिर आपको इस पर डिटेल देते हैं। अशोक के जो भी अभिलेख खोजे गए हैं, ठीक है, रुम्मिनदेई अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। और रुम्मिनदेई की दूसरी खासियत यह है कि रुम्मिनदेई एकमात्र आर्थिक प्रकृति का अभिलेख है। और जितने भी अभिलेख हैं सब शासकीय प्रकृति के हैं, मतलब सब में राजनयिक अधिकार या राजनयिक आज्ञाएं हैं, आज्ञा दी गई हैं, या उसके बाद शासकीय घोषणा किया गया है, मतलब शासक की तरफ से जारी किया गया है और शासकीय घोषणा है, कुछ कोई बात है। लेकिन यह एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें सबसे छोटा है, जिसमें केवल अशोक ने आर्थिक बारे में जानकारी दिया है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और यही रुम्मिनदेई में सबसे पहले पता चलता है कि महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है। यहीं पे लिखा गया है हिद बुद्धे जाते शाक्य मुनि च, मतलब यहाँ महात्मा बुद्ध या शाक्य मुनि का जन्म हुआ है। यहाँ महात्मा बुद्ध या शाक्य मुनि का जन्म हुआ है, इसकी चर्चा यही अभिलेख करता है। और यह अभिलेख आर्थिक प्रकृति का है, कहता है कि बुद्ध का चूंकि यहाँ जन्म हुआ है इसलिए उनके सम्मान में यहाँ का जो कर है उसको 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया जाता है। यह आपका रुम्मिनदेई अभिलेख जो है नेपाल की तराई में स्थित है, तो इससे हमें यह जानकारी मिलती है। तो एक तो ये हो गया। बड़ा अभिलेख का मतलब यह है कि बड़ा अभिलेख मतलब जो सबसे ज़्यादा लिखा गया हो, तो बड़ा अभिलेख जो भी उनके चतुर्दश शिलालेख हैं वो सब बड़े अभिलेख हैं। जहाँ पे 14 बातें की गई हैं वे सब आपके चतुर्दश अभिलेख सबसे बड़े अभिलेख माने जा सकते हैं। तो यह आर्थिक प्रकृति का अभिलेख है। अब जितने भी अभिलेख मिले हैं उनमें से 4 अभिलेख में अशोक के नाम मिलते हैं। जैसे इसमें है आपको मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उडेगलम। इन चारों में अशोक के नाम मिलते हैं। पुराणों में अशोक का नाम अशोकवर्धन मिलता है। ज़्यादातर अभिलेखों में अशोक का नाम देवनामपुरी मिलता है। इन चारों अभिलेखों में भी उनका नाम अशोक मिलता है। इसके साथ
आगे समझिएगा। इसके साथ साथ कर्नाटक का एक जगह है कंगनहल्ली, ये आपको IAS में क्वेश्चन पूछा गया था कंगनहल्ली का, ये आपको हमारी बुक में भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कंगनहल्ली में जो बेदिका बनाई गई है बाउंड्री, वहाँ पे बेदिका स्तूप, बेदिका अभिलेख में लिखा गया है अशोको रायो अशोका, रायो अशोका, अशोक का नाम मिलता है कंगनहल्ली में, कहा है कर्नाटक में। तो मास्की, गुर्जरा, नेटूर और कुडेगलम और कंगनहल्ली में अशोक के नाम मिलते हैं, ठीक है, अशोक के नाम मिलते हैं। मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है, मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। मास्की अभिलेख में अशोक के नाम बुद्ध शाक्य मिलते हैं। तो रुम्बिंदेही अभिलेख मैंने चर्चा किया, शाक्य मुनि की चर्चा हो रही है, शाक्य मुनि मतलब महात्मा बुद्ध। मास्की में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है, और उसके बाद वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है वेलसांग को, वर्तमान शाक्य मुनि वेलसांग कहा जाता है। तो अब आते हैं, ये तो जनरलाइजेशन था, एक जनरल व्यू था अशोक के अभिलेखों का। अब आते हैं अशोक के अभिलेख, उनके स्वरूप आज की चर्चा करते हैं। अशोक के अभी तक जितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, या मौर्यकालीन अभिलेख, मौर्यों में जितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यहाँ से देखिए कई क्वेश्चन बनेंगे आपको। अब बार बार पूछता है कोई भी तथ्य देके, जैसे कहेगा धर्म महामात्रों की चर्चा किस शिलालेख में है, फिर कहेगा स्त्री महामात्रों की चर्चा किस शिलालेख में है, युक्त राज्य प्रादेशिक का चर्चा कहाँ मिलती है। इसी तरफ आपसे पूछेगा कि धम्म नीति के बारे में कहाँ पर जानकारी मिलती है, उसके बाद अशोक के धर्म की परिभाषा कहाँ मिलती है, पशुवध, पशु बलि के बारे में निषेध की चर्चा कहाँ मिलती है, किसमें मानव और पशु चिकित्सा की बात मिलती है, किसमें सीमांत जातियों की उल्लेख मिलता है, और किसमें सीमांत राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है, केरल, चोल, सतीपुत्र, किसमें यूनानी इतिहास, यूनानी 5 राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है, विदेशी राज्य। तो मतलब ये है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे, तो आपको ये इसके प्रति कॉन्शियस होना चाहिए। अशोक के देखिए, अशोक से पहले जितने अभिलेख हैं, तो एक अभिलेख को हम इसे अशोक से पूर्व देख सकते हैं, और दूसरा अशोककालीन। तो चूंकि अशोककालीन ज़्यादा अभिलेख मिलते हैं, तो इसे 2 तरह देख सकते हैं। एक तरह देख सकते हैं हम अशोक से पूर्व, तो अशोक से अशोक पूर्व अभिलेख, उनमें सबसे प्रमुख अभिलेख है पिपरावा, दूसरा आपका है महास्थान, तीसरा है आपका सोहगौरा। पिपरावा कहाँ है? गोरखपुर। पिपरावा वही है ना, ठीक। और महास्थान कहाँ है? बांग्लादेश। और सोहगौरा है आपका गोरखपुर में, ठीक है। ये तीनों अभिलेख अशोक से पहले माने जाते हैं। पिपरावा अभिलेख का समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। अभी तक ये प्रायः माना जाता है कि भारत में प्राप्त एक प्राचीनतम अभिलेख था, लेकिन इसी के आसपास का एक अभिलेख और मिलता है, वह है अजमेर के बडाली से। अजमेर के बडाली से जो अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में महावीर स्वामी के निर्वाण का उल्लेख मिलता है। अजमेर के बडाली से प्राप्त अभिलेख को में महावीर स्वामी के निर्वाण का उल्लेख मिलता है, और उसका समय भी लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। तो कभी कभी कुछ कहा जाता है कि संभवतः सबसे प्राचीनतम अभिलेख पिपरावा या बडाली में से कोई होगा। सबसे प्राचीनतम अभिलेख भारत के या तो पिपरावा या तो बडाली होगा, ठीक है। कभी डायरेक्ट ऑप्शन ऐसे नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा दोनों में से एक ही नाम देगा। या पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से अशोक पूर्व कौन कौन से अभिलेख हैं, या प्राक अशोककालीन कौन कौन से अभिलेख हैं, या प्राक मौर्यकालीन अभिलेख। तो ये मौर्यों से पहले का अभिलेख है ना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मौर्यों से पहले का है। तो ये हो गया। महास्थान अभिलेख जो है और सोहगौरा, महास्थान बांग्लादेश में है। इस अभिलेख में और सोहगौरा अभिलेख से
इसको माना जाता है कि यह संभवतः चंद्रगुप्त मौर्यकालीन अभिलेख है, जिसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है, जिनमें राशनिंग सिस्टम, मतलब कह सकते हैं कि विशेष परिस्थिति में अन्न वितरण की जो व्यवस्था है, ठीक है, वो कैसे किया जाए उसके बारे में जानकारी मिलती है, राशनिंग सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी में स्वगौरा अभिलेख में अन्नागार के चित्र मिलते हैं। स्वगौरा अभिलेख पे अन्नागार का चित्र बना है, पूछ सकता है कि कहाँ पे बना है, तो अन्नागार के चित्र मिलते हैं। इन सबसे पता चलता है कि तत्कालीन समय में स्थानीय स्वशासन, लोकल बॉडी गवर्नमेंट कैसा था, उनके नियम कानून क्या थे, शासन प्रशासन के तरीका क्या होते थे, इस पे आप एक एंटिसिपेशन, हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं। तो ये अशोक के पूर्व के अभिलेख हैं। इसके बाद अशोक कालीन अभिलेखों की जहाँ तक बात है, अशोक के अभिलेख में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब होता है जैसे कि ऑप्शन में जब आप कभी पूछता है, यह कोई तथ्य पूछा, फिर पूछेगा यह शिलालेख में है कि लघु शिलालेख में है कि स्तंभ लेख में है कि बृहद स्तंभ लेख में है कि गुहा लेख में है, तो हमें इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन करके याद करना है, ताकि हम आराम से इसे डिफरेंशिएट कर सकें और इस पर कंसेप्ट क्लियर कर सकें। अशोक के जितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इन अभिलेखों को 5 भागों में बांटा सकता है, देख सकते हैं। पहला है बृहद शिलालेख, दूसरा है लघु शिलालेख, और तीसरा है बृहद स्तंभ लेख, चौथा है लघु स्तंभ लेख, और 5वां है गुहा लेख। पहले इनको समझ लीजिए। बृहद मतलब विशाल, शिला मतलब होता है पाषाण या पत्थर, बड़े चट्टान या पत्थरों पे लिखे गए अभिलेख। लघु शिलालेख छोटे चट्टानों या छोटे पत्थरों पे लिखे गए अभिलेख, मतलब जब कोई पत्थर हो, कोई पहाड़ी हो, ठीक है, उसी पे को साफ कर दिया जाए और उसको साफ करने के बाद उसी पे कुछ लिख दिया जाए तो हो गया अभिलेख। शिला मतलब पत्थर पे लिखा है, इसलिए हो गया शिलालेख हो गया। ठीक, छोटा है तो लघु शिलालेख, बड़ा है तो बड़ा शिलालेख। आगे आप समझिएगा। बृहद मतलब बड़ा स्तंभ लेख, अगर मान लीजिए किसी पहाड़ी में से बड़े बड़े पत्थर को काट दिया जाए, पत्थर को काट के उसे एक स्तंभ का स्वरूप दे दिया जाए और उस स्तंभ को कुछ लिखवा के उसको उठा के किसी दूसरे जगह गाड़ दिया जाए, रख दिया जाए, उसको कहते हैं स्तंभ लेख। तो स्तंभ मतलब होता है कि पहाड़ी पत्थर को काट छाट करने के बाद, जैसे कि एक ऑप्शन समझिएगा, सिंपल एग्जांपल, कि अशोक के जितने स्तंभ लेख हैं वे बेसिकली 35 से 50 टन वजन के हैं। 35 से 50 टन वजन के हैं, ठीक है, और इनकी ऊंचाई भी कभी कभी 50 फीट तक है। इनकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है। जैसे सिंपल समझिएगा, प्रयाग प्रशस्ति को ले लीजिए आप, ठीक है, इसकी भी इतने वजन है। आप कौशाम्बी अभिलेख को ले लीजिए, ठीक है, तो ऐसे ही अभिलेख है। तो मतलब क्या है कि उसको पत्थर को काट छांट के तराश दिया गया है और तराशने के बाद उस पर कुछ लिख दिया गया है और उसको फिर उठा के लेके रख दिए। कैसे पता चलता है, एग्जाम्पल समझिए। जब आपका दिल्ली टोपरा दिल्ली मेरठ का अभिलेख मिला, स्तंभ लेख, तो दिल्ली टोपरा वाले अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। कहता है कि शमसे सिराज अफीफ कहता है, ठीक है, यह किसके काल का है, फिरोज तुगलक, ठीक है। तो वह कहता है, उसका ग्रंथ है तारीख फिरोज शाही, वह कहता है कि इसमें 42 पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग किया गया, 42 पहिए वाली गाड़ी का प्रयोग किया गया और फिर जाके उसको खींच के वहाँ पर दिल्ली लाया गया। तो टोपरा कहाँ है, हरियाणा में। तो वहाँ से टोपरा प्राप्त हुआ, दिल्ली में रखा है, इसका नाम होगा दिल्ली टोपरा। समझ आ रहा है ना, दिल्ली टोपरा। तो मतलब है कि समझ लीजिए कितने विशाल बड़े बड़े होते हैं। तो इन पे कुछ लिखा गया। छोटे स्तंभ हैं तो छोटे स्तंभ लेख हो गए,
गुहा लेख मतलब होता है कि जब चट्टानों को, पहाड़ियों को काट कर उनकी गुफाओं में, उनकी दीवारों में कुछ लिख दिया जाए तो उसको कहते हैं गुहा लेख। समझ आएगा ना, सिंपल है, कुछ है नहीं आपको इसमें, समझिएगा। यहाँ पे आपको कंसेप्ट अपना सबसे ज़्यादा क्लियर करना है ये, ताकि कभी गलती न हो। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अशोक के जितने बड़े शिलालेख हैं, अशोक के जितने बड़े शिलालेख हैं, उन शिलालेखों में ये शिलालेख जो बड़े शिलालेख हैं इसमें 14 बातें लिखी गई है। समझिएगा, ये अशोक के अभिलेख हैं, शिलालेख हैं बड़े, जिसमें 1 से लेकर 2 से लेकर ऐसे 14 बातें लिखी गई हैं। तो ये चूँकि 14 बातें मतलब 14 उनके कोटेशन हैं, इसीलिए चूँकि 14 हैं तो 10 और 4 14, चतुर्दश, 4 और 10 14, मतलब चतुर्दश शिलालेख, मतलब चतुर्दश है 14 शिलालेख। तो 14 शिलालेख मतलब 14 बातें लिखी गई हैं। अब ये 14 बातें ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है, प्रथम शिलालेख में क्या है, द्वितीय शिलालेख में क्या है, तृतीय शिलालेख में क्या है, इससे पूछता है क्वेश्चन। यही आपके शिलालेख होते हैं। ये जितने शिलालेख हैं ऐसे ही 14 बातों वाले शिलालेख कुल मिला के वर्तमान में 9 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पहले 8 था, अब 9 हुए। सुनिए, तो अब 9 जगह से प्राप्त हुए। सब ऐसे समझिएगा कि मतलब कि 9 जगह से ऐसे विशाल अभिलेख मिले हैं या शिलालेख मिले हैं जिन पे 14 बातें लिखी गई हैं। तो ये हो गए 14 शिलालेख। एक कहाँ कहाँ से मिले हैं जो 14 बातों वाले, तो यह आपके हैं, जैसे इसमें है शाहबाजगढ़ी है। ये आपको देखिए, एक तो क्वेश्चन ऐसे आएगा 14 पूछेगा निम्नलिखित में कहाँ नहीं मिला है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो मिले हैं वो किन किन प्रांतों में हैं, 2 क्वेश्चन। फिर आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं। तो आपको इस दृष्टिकोण से इसको पढ़ना है। तो पहला इसमें जिसमें जो मिले हैं 9 स्थान से, वे हैं, किताबों में आपको 8 स्थान ही मिलता है। 9वां स्थान अभी एक मिला है कर्नाटक में, जगह सन्माती, कर्नाटक की जगह सन्माती से मिले हैं। 8 स्थान प्रमुख, 9 स्थान जो पूछेगा वो क्या है, शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी हो गया, मानसेहरा हो गया, ये दोनों पाकिस्तान में हैं। इसी तरह अगला हो गया कालसी, कालसी आपका देहरादून में है। अगला हो गया आपका गिरनार, गिरनार आप कहाँ पे है, गुजरात में है। इसी तरह अगला हो गया धौली और जौगढ़, धौली और जौगढ़ दोनों उड़ीसा में है। ठीक है, 6 हो गए। इसके बाद हो गया आपका सोपारा, सोपारा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसके बाद एक हो गया आपका एरागुड़ी, आंध्र प्रदेश में। एक हो गया सन्माती, सन्माती कहाँ पे, कर्नाटक में। अब क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो भी आप बता रहे हैं समझिएगा कि आपको नोट्स में पूरा मिलेगा। जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रथम में कहता है, प्रथम शिलालेख में कहता है, प्रथम शिलालेख में अशोक चर्चा करते हुए यहाँ पे सबसे पहले पशु बलि की निंदा करता है। ठीक है, पशु बलि पहले वाले में, वो पहले में पशु बलि की निंदा करता है, और दूसरे में मतलब पशु बलि निंदा और अहिंसा का करता है। जितने भी 14 बातें हैं शिलालेख, समझिएगा, अगर पूछे शिलालेखों का विषय क्या है पहले समझ लीजिएगा। तो शिलालेखों में मानवता की बात हो रही है, विश्व बंधुत्व की बात हो रही है, समाज कल्याण की बात हो रही है, दया की बात हो रही है, दयालुता की बात हो रही है, दान की बात हो रही है, धार्मिक समरसता की बात हो रही है। ठीक है, ये सब इसके मुख्य विषय हैं, समझ रहे ना। तो ये इनके मुख्य विषय हैं। प्रथम में कहता है कि देवनामपुरी प्रियदर्शी राजा ने पशु बलि का पहली पर प्रतिबंध लगा दिया है, अब से पशुओं की हत्या नहीं होगी, है ना। दूसरे में फिर कहता है कि आपको नोट्स में मिलेगा, नोट करने की जरूरत नहीं है। दूसरे में कहता है कि मैंने पशु और मनुष्य दोनों के चिकित्सालय की व्यवस्था किया है। और फिर यही कहता है कि आपके द्वितीय शिलालेख में कहता है कि यहाँ पे 3 जो सीमांत 3 जो है केरल, चोल और सतीपुत्र, ठीक है, 5 राज्यों की चर्चा होती है, कई बार पूछा है क्वेश्चन, इसकी चर्चा भी इसी में करता है। तीसरे शिलालेख में कहता है कि मैंने युक्त राज्यों को प्रादेशिक की नियुक्तियाँ किया है। ठीक है, फिर कहता है युक्त राजकों के बारे में, युक्त राज्य प्रादेशिक बारे में कहता है कि जिस तरह एक कुशल माँ अपने पुत्र को एक कुशल धाय, जिस तरह एक माता अपने पुत्र को कुशल धाय तो मतलब हो गया आपके मिडवाइफ,
ठीक है, कुशलधाय को सौंप कर निश्चित हो जाती है, उसी तरह मैंने यह राज्य, ठीक है, इनको सौंप के मैं निश्चिंत हो गया हूँ। इसकी चर्चा यहाँ मिलती है। चौथे शिलालेख में फिर वो धम्म के विशिष्ट तत्वों की बात करता है, धम्म के विशिष्ट तत्वों की बात करता है। और पांचवें शिलालेख में वह जाके धम्म महामात्रों की चर्चा करता है कि मैंने धम्म महामात्र नियुक्त किए हैं। क्वेश्चन समझिएगा, कहता है कि मैंने धम्म महामात्रों की नियुक्त किया है। कहाँ पे कहा? पांचवें शिलालेख में। लेकिन फिर कहता है मैंने अपने शासन के 13वें वर्ष में किया है। वर्ष पूछेगा तो 13वां वर्ष, और अगर पूछेगा शिलालेख तो 5वां। छठवें शिलालेख में फिर कहता है कि प्रतिवेदक मतलब मैसेंजर, मैं कहीं भी रहूं, चाहे अंतःपुर में रहूं, अपने निवास गृह में रहूं, शयन गृह में रहूं, प्रतिवेदक कहीं भी आकर जनता या प्रजा सब्जेक्ट के बारे में सूचना दे सकते हैं। सातवें में कहता है कि धार्मिक समरसता की बात करता है। सातवें में धार्मिक समरसता की बात करता है और कहता है सभी धर्मों को लेकर सभी जगह निवास करें। ठीक, इसी तरह उसके बाद 8वें 9वें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 11वें में फिर कहता है, 11वें में वह साधारण दान की अपेक्षा धम्म दान की बात करता है, कहता है धम्म दान अधिक श्रेयस्कर है। 12वें में फिर कहता है सामाजिक समरसता की बात करते हुए कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म आदि का अकारण निंदा नहीं करना चाहिए और दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए, मतलब दूसरे संप्रदायों आदि का सम्मान करना चाहिए और अकारण किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये तो हो गया, समझिए, अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। और 11वें का क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, धम्म दान को साधारण दान से अच्छा बता रहा है। 11, 12, 13वें में कह रहा है कलिंग विजय की चर्चा करता है, कलिंग विजय चर्चा करता है और कहता है कि मैंने कलिंग विजय के बाद तलवार रख दिया है। मैंने क्या किया है कि मैंने अब धम्म विजय को अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया है, अपना डेस्टिनेशन बना लिया है। और फिर आगे इसी में 5 विदेशी राज्यों की चर्चा करता है जो कई बार पूछा गया है, उसको मिलाने को आपको आता है। अंतकिनी, तुर्मय, ठीक है, ये सब मिस्र के शासक हैं, कौन सीरिया शासक हैं, ये मिलाने को आपको आएगा। 14वें में कहता है कि मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा है, मैं इसे पूरी तरह देख नहीं पाया। 14 हो गया। अब समझिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पे है। मैंने चर्चा किया कि 11वां, 12वां और 13वां, 11वें, 12वें, 13वें में अशोक ने धम्मदान की चर्चा किया, सामाजिक और धार्मिक समरसता की चर्चा किया, कलिंग युद्ध की चर्चा किया और धम्म विजय की चर्चा किया ना। ये 3 समझिएगा कि ये जो 9 जगह हैं, हर जगह तो 14 बातें मिली, लेकिन जो धौली और जौगढ़ है जो कलिंग में है, यहाँ पे बातें नहीं मिली। तो आप समझिएगा, पूछेगा कौन कौन सा नहीं मिला, तो समझिएगा 11, 12 और 13 ये बातें हर जगह लिखी गई हैं, लेकिन 2 जगह नहीं लिखी गई। अब क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि उसने जब कलिंग विजय किया, समझिएगा, जब कलिंग विजय उसने किया तो कलिंग विजय में बड़ी मात्रा में जो लोग हताहत हुए, ठीक है, जो एक प्रकार से जो नरसंहार हुआ, उससे शासक दुखी हुआ। अब क्या किया कि शासक ने इन्हीं क्षेत्रों में यह शिलालेख, यह बातें नहीं लिखवाई और हर जगह लिखवा दिया। क्यों नहीं लिखवाई? क्योंकि शासक चाहता था कि जनता की सहानुभूति फिर से प्राप्त हो सके, उसके प्रति जो रिपेंट था, उसका पाश्चाताप था, उस पाश्चाताप के वजह से वह कहता है यहाँ पे ये बातें यहाँ पे हटवा देता है और इसके स्थान क्या करता है, इसके स्थान पे 2 अन्य बातें लिखवा देता है, इसके स्थान पे 2 बातें अन्य लिखवा देता है। जिसे चूंकि यह बातें केवल कहाँ मिलती है, कलिंग में, और कहीं नहीं मिलती हैं और अन्य जगह नहीं, और अन्य जगह दूसरी ये सब बातें हैं, तो इसे कहा गया प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख। ठीक है, फर्स्ट सेपरेट कलिंग एडिक्ट एंड सेकंड सेपरेट कलिंग एडिक्ट। तो प्रथम पृथक शिलालेख जो सबसे अलग हो। तो पहले में कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, जिस तरह मैं चाहता हूं कि यह लौकिक और पारलौकिक जीवन में मेरे पुत्र सुख समृद्धि प्राप्त करे, उसी तरह समस्त प्रजा भी सुख और समृद्धि प्राप्त करे। तो यह क्यों लिखवाया गया? ये जानबूझ के लिखवाया गया कि वहाँ की जनता की सहानुभूति फिर से प्राप्त हो सके। और द्वितीय पृथक शिलालेख में जो कलिंग का है, उसमें कहता है सीमांत जातियों को निर्देश देता है, सीमांत जातियों को निर्देश देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वह अपने पश्चाताप को यहाँ पे
खत्म पश्चाताप अपना दिखाना चाहता है और जनता की सहानुभूति फिर से प्राप्त करना चाहता है, तो आपको इजीली वे में याद हो जाएगा कि ये चूंकि कलिंग युद्ध हुआ था, इसीलिए उसने यह बातें कलिंग में नहीं लिखवाया और सब जगह लिखवा दिया। तो यही आपका जो नहीं लिखवाया, यही दो नई बातें लिखवा दिया। इसे कहा गया प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख और द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? अब आगे समझिएगा। इसके बाद अब आ जाइए लघु शिलालेख। लघु शिलालेख का मतलब होता है, ज्यादा नहीं है, टेंशन में लीजिएगा। ये सीमांत जातियों को 12वें शिलालेख में 12वें में चेतावनी देता है, युद्ध जब कहता है कि अगर ये लोग नहीं मानेंगे, नहीं सुधरेंगे तो सैनिक कार्रवाई करेंगे, ठीक है। और पृथक शिलालेख में भी क्या कहता है कि उनको निर्देश देता है वहाँ पे, ठीक। आगे समझिएगा। वो जो आपका बाद वाला है उसमें कहता है कि सीमांत जातियों को भी मुझसे डरने की या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे वो चर्चा करता है कि जब तक वो कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। तो एक प्रकार से उनको भी वहाँ पे जो 12वें में जो हर जगह हड़काया है, तो जाके 13वें में थोड़ा सा उनको भी वहाँ पे सहानुभूति दर्शा दिया है उनके प्रति। लघु शिलालेख का मतलब हुआ छोटे शिलालेख। छोटे शिलालेख जो हैं, इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, व्यक्तिगत बातें की गई हैं। जैसे ये कहाँ से मिले, ये कई स्थान से मिले हैं। जैसे आपका है सहसराम से मिला है, बिहार में है। रूपनाथ से मिला है, रूपनाथ आपके जबलपुर एमपी में है। मास्की में मिला है, एरागुड़ी में मिला है, गुर्जरा में मिला है। गुर्जरा आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, दतिया जिला में। भाबरू से मिला है, भाबरू आपका कहाँ है? राजस्थान में। भाबरू में कहता है बुद्ध धम्म संघ की बातें करता है कि शासक ने बुद्ध और धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त किया है, तो उनके बारे में जानकारी मिलता है। इसके बाद अगला क्या है? दीर्घ स्तंभ लेख। दीर्घ स्तंभ लेख मतलब होते हैं बड़े स्तंभ लेख। स्तंभ की चर्चा हम पहले कर लिए। स्तंभ मतलब होता है कि किसी भी पत्थर को काट छाट के तराश करके किसी वहाँ से कुछ लिखना और उसको निकाल के अलग अलग जगहों पे, ठीक है, उसको रख देना, हाँ, उसको कहते हैं स्तंभ। तो बड़े स्तंभ लेख जिन पे ज़्यादा बातें लिखी गई हैं, विशाल आकार के हैं, वे मिलते हैं 7 जगह से मिलते हैं। अभी तक किताबों में आपको 6 जगह मिलता है। इसमें 7 बातें लिखी गई हैं। ये सप्त स्तंभ लेख है ना, इनमें 7 बातें लिखी गई, मतलब 7 पॉइंट या 7 बात, 7 पॉइंट लिखा गया है। ये सातों जो पॉइंट हैं, ये जो सातों पॉइंट हैं, ये ऐसे ही स्तंभ 7 जगह से प्राप्त हुए हैं। ऐसे स्तंभ 7 जगह से मिले हैं। और इनमें क्या है? इनमें अशोक द्वारा धम्म नीति, धम्म के स्वरूप आदि की चर्चा की गई है। ये कहाँ से मिलते हैं? दिल्ली टोपरा से, दिल्ली मेरठ से, ठीक है। इसी तरह मिलते हैं आपके प्रयाग कौशाम्बी से। इसी तरह आपके मिलते हैं ये कहाँ से? लौरिया नंदनगढ़ से। फिर मिलते हैं आपके लौरिया अजराज से मिलते हैं। फिर मिलते हैं रामपुरवा से। इन सब के बारे में अशोक ने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से दिया है। जैसे कौशाम्बी का जो अशोक ने अभिलेख जारी किया, जिसे जो बाद में प्रयाग में रख दिया गया, प्रयाग प्रशस्त के नाम से, ठीक है, इससे भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें अशोक कहता है कि जो व्यक्ति बौद्ध धर्म में विभेद डालने का प्रयास करेगा, उसे श्वेत वस्त्र पहना के दंडित किया जाएगा। तो बौद्ध धर्म के संरक्षण की बात करता है। प्रयाग प्रशस्ति का सर्वाधिक महत्व इस बात का है कि यह ऐतिहासिक इससे मौर्यों के बारे में तो महत्वपूर्ण जानकारी देता ही है, यह अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में और राजवंशों के बारे में भी महत्वपूर्ण सोर्स है। इसमें मौर्य वंश के साथ में अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें अशोक और उनकी रानी करुआकी का उल्लेख मिलता है। रानी करुआकी के उल्लेख के कारण ही इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक के किसी पुत्र का नाम मिलता है, तो उसमें तीवर का मिलता है। तीवर की माता थी करुआकी, उनका उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में अशोक के अतिरिक्त रानी करुआकी का उल्लेख मिलता है। इसके बाद समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है, समुद्रगुप्त के पूरे अभियान मिलते हैं। इसके बाद चले जाइए, फिर बीरबल के मिलते हैं, ठीक है, बीरबल के कुछ कहानी उक्ति मिलती है। इसके बाद जहांगीर ने जब राज्यारोहण के बाद 12 अध्यादेश जारी किए, जिसे कहते हैं
आईने जहांगीरी, ये 12 अध्यादेशों को इसी पे लिपिबद्ध कर दिया गया, लिख दिया गया है। तो जहांगीर के भी लेख मिलते हैं। इसके बाद जब भारत में 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 का अधिनियम जारी किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो वह अधिनियम जो है 1858 का एक्ट इलाहाबाद में प्रयागराज में, ठीक है, मिंटो पार्क में पढ़ा गया था, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। तो इसमें जो बातें थी, जिसमें पहली बार भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश संसद को दे दिया गया था, ठीक है, ये सब जो मूल बातें हैं, ये जो यहाँ पढ़ा गया उसे बाद में लिपिबद्ध कर दिया गया, और कुछ यूरोपीय यात्रियों के भी आख्यान इसमें बाद में जोड़ दिए गए। तो प्रयाग प्रशस्ति का इतना महत्व है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जानकारी मिलती है। और इसके बाद अंतिम आते हैं आपके छोटे छोटे जो लघु स्तंभ हैं। इन छोटे छोटे लघु स्तंभों पे राजकीय घोषणाएं हैं, राजकीय कुछ बातें कही गई हैं। एक कहाँ से मिलते हैं? सांची से मिलते हैं, सारनाथ से मिलते हैं, कौशाम्बी से मिलते हैं, रुक्मिणदेही से मिलते हैं और निगलियू से मिलते हैं, ठीक है। तो रुक्मिणदेही वाला भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। निगलियू का जो है समझ लीजिए, रुक्मिणदेही का ये चीज़ है कि रुक्मिणदेही की यात्रा अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष किया था। ऐसे समझ लीजिएगा कि रुक्मिणदेही नेपाल की तराई में है और निगलियू भी नेपाल की तराई में है। तो जब गए थे दोनों यात्रा एक साथ किए थे। कैसे? इसमें गए और फिर क्या कहते हैं, जो निगलियू का अभिलेख है उसको बोलते हैं, कहीं भी लिखते हैं निगाली सागर। इस अभिलेख में, ठीक है, इस अभिलेख में चर्चा मिलती है कि अशोक ने कनक मुनि के स्तूप को अपने शासन के 14वें वर्ष में दुगुना कराया, परिवर्धित कराया, अमेंडमेंट कराया और 20वें वर्ष में उसका दर्शन किया। ये उल्लेख यहाँ पे मिलता है, ये महत्वपूर्ण है। और अंतिम इनके हैं जो अंतिम आते हैं आपके गुहा लेख, ठीक है। गुफाओं में लिखे गए अभिलेख गुहा लेख कहलाते हैं। अशोक ने बराबर पहाड़ी है आपके बिहार में, इसे अशोक के अभिलेखों में कहा गया है खल्तिक पर्वत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बराबर पहाड़ी जो है जिसे खल्तिक पर्वत कहा गया, पर यहाँ पे अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए कुछ गुफाओं का निर्माण कराया था, जहाँ भिक्षु रहते थे और यहाँ पे अनेक बातें प्राप्त होती मिलती हैं उनके काल की, जिनसे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो अशोक ने यहाँ पे लोमस ऋषि गुफा, ठीक है, कर्ण चौपार, तो एक हो गया आपका लोमस ऋषि, दूसरा हो गया कर्ण चौपार और विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा यहाँ पे बनवाया। और इसी जो बराबर पहाड़ी है, यह मिर्ज़ापुर के कैमूर पहाड़ी से टच करता है। यही पहाड़ी का विस्तार आगे चल के आपका ये जो पहाड़ी है, यही पहाड़ी आगे चल के बिहार वाले के बेल्ट से लेकर ये आगे चलता है उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश तक चलता है। इसी पहाड़ी का आगे विस्तार जो चलता है आंध्र प्रदेश में, जिसे कहा जाता है नागार्जुनी पहाड़ी। आंध्र प्रदेश में इसे कहते हैं नागार्जुनी पहाड़ी। ये जो नागार्जुनी पहाड़ी है, यहीं पर मौर्य काल में अशोक के पौत्र दशरथ ने 3 अन्य गुफाओं का निर्माण कराया। दशरथ ने 3 अन्य गुफाओं का निर्माण कराया, गोपिका गुफा, बडथिका और बहियका। इसी गुफा में दशरथ को देवनामप्री कहा गया है। इसी गुफा में दशरथ को देवनामप्री कहा गया है, देवनामप्री की उपाधि दिया गया है। और मैंने आगे भी चर्चा किया था कि देवनामप्री एक इनको कहा जाता है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को भी देवनामप्री कहा गया है, ठीक है, प्रियदर्शन। और उसके बाद अजातशत्रु को औपपातिक सूत्र में, अजातशत्रु को औपपातिक सूत्र ग्रंथ है, उसमें देवनामप्री कहा गया है, ठीक। और दारा को तो हमेशा देवनामप्री कहा गया है, जो आपके ईरान के शासक हैं। तो ये देवनामप्री की मुख्य उपाधियाँ हैं।
और यही पहाड़ी जो है समझिएगा, जब उड़ीसा में थी तो उड़ीसा में यही पहाड़ी है उदयगिरी और खंडगिरी का बेल्ट। ठीक है, उदयगिरी और खंडगिरी में जब आगे चल के खारवेल शासक होते हैं तो खारवेल ने इसी गुफा में आजीविकों के लिए फिर अनेक गुफाओं का निर्माण कराया, जिन गुफाओं में मुख्यतः कौन से हैं? हाथी गुम्फा, ठीक है, मंचन गुम्फा, हाँ, गणेश गुम्फा, ऐसे ही रानी गुम्फा, अनेक गुम्फाओं का निर्माण कराया, जिसमें गणेश गुम्फा सबसे महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक रूप से, जिसमें से आपके इसमें शकुंतला और दुष्यंत की कहानी मिलती है का दृश्यांकन हुआ है। इसी में उदयन और वासवदत्ता का दृश्यांकन मिलता है। और ऐतिहासिक जानकारी के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यहाँ पे हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, जिसमें भारतवर्ष का सबसे प्राचीनतम पहली बार अभिलेखित वर्ण मिलता है। तो भारतवर्ष शब्द सबसे पहली बार कहाँ आता है? खारवेल के हाथी गुम्फा में। और साहित्य पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। अगर साहित्य पूछेगा तो हो जाएगा आंसर आपका ऋग्वेद। तो इस प्रकार इन गुहा लेखों से भी मौर्य काल के बारे में अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपके अशोक के अभिलेखों का महत्व है। अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही अशोक की टेरिटरी, उसकी सामाजिक सीमा का निर्धारण होता है। और इसी के आधार पे, ठीक है, इसी के आधार पर ही इसके महत्व के प्रतिपादन करते हुए ही आपका डी.आर. भंडारकर ने अभिलेखों को आधार बनाकर किताब लिखा अशोक, और इसी को आधार बनाकर अलेक्जेंडर कनिंघम ने कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक।